एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम बेटा आप लोगों का थर्ड डे स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज का, जहां पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं उससे और आपके और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का, नेम द पार्ट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आपको ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा बताना है कि क्या प्रोसेस होता है, जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, कैरी स्पर्म। स्पर्म को कौन कैरी करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबको पता है, उसमें आपको बताना है जो स्पर्म होता है वो कौन कैरी करता है। बेटा फॉर्मेशन नहीं पूछा है, वास डेफर जो आपका ट्रांसफर करता है या कैरी करवाता है कहाँ तक, यूरेथ्रा तक आपके, तो वो कौन करता है आपका, वास डेफर करता है। ठीक है, और वास डेफर से ही आपका एक क्वेश्चन और यहाँ पर आता है, जब आपकी हम सर्जिकल मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो सर्जिकल मेथड में जो हम कट करते हैं सर्जरी के थ्रू, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वो कौन सा पार्ट होता है आपका, वास डेफर ही होता है। उसको हम ब्लॉक कर देते हैं ताकि आपका स्पर्म आगे ट्रांसफर ना हो सके। ऑलराइट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये था आपका। देन सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रोड्यूसिंग ऑफ द मेल गैमेट। आप पहले मुझे बताइए मेल गैमेट क्या होता है, व्हाट इज मेल गैमेट? स्पर्म मेल गैमेट हुआ। ठीक है, अब स्पर्म का मेल गैमेट फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, बस क्वेश्चन ये है, टेस्टिस में होता है। ठीक है, तो जो आपका मेल गैमेट होता है वो कौन से पार्ट में फॉर्म होता है, टेस्टिस। ठीक है, और टेस्टिस, ठीक है, ये आपका क्या होता है, टेस्टिस में आपका क्या फॉर्म होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म क्या है आपका, मेल गैमेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का, Whose secretion make the transport of the sperm easier? जो आपके स्पर्म जब बन जाता है टेस्टिस में, तो उसको आपका बेटा ट्रांसफर जब करेंगे, जैसे आपका वास डेफर में जाकर आपका कहाँ पर, यूरेथ्रा तक जब ट्रांसफर होगा, तो जब वो आपका बेटा फ्यूजन के लिए स्पर्म जब रिलीज होता है मेल की बॉडी से, पेनिस से जब रिलीज होगा, तो वो किसकी हेल्प से रिलीज होता है, खाली स्पर्म ही प्रोड्यूस होता है या फिर उसके साथ और किसी के साथ वो ट्रांसफर होता है? क्या चीज होती है वो? हाँ जी, तो क्या नाम बताना है उसका, और वो कहाँ पर फॉर्म्ड होता है ये बताना है। नाम भी नहीं बताना है, बस लोकेशन बतानी है, वो कौन से बेटा टेस्टिस में तो आपका गैमेट बना ना, गैमेट के साथ जो आपका किसके साथ ट्रांसफर होता है, पहले ये बताइए मुझे। सीमेन के साथ ट्रांसफर होता है। अब सीमेन कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, आपको ये क्वेश्चन बताना है। देखो, हु सिक्रीशन मेक द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म इजियर, तो आपका जो आपका स्पर्म वो सीमेन होता है वो कहाँ पर रिलीज होता है, तो आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेटा 3 ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, पोस्ट्रेट ग्लैंड, ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल, और एक और होता है आपका कौन सा, कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये आपके, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वुमेन्स कैप्सूल नहीं होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनिकल वेसिकल और आपका कॉपर्स ग्लैंड, ये 3 आपके ग्लैंड्स होते हैं। इन 3 ग्लैंड्स में से जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द सेमिनिकल वेसिकल जो होता है, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, सीमेन का प्रोडक्शन होता है। तो यहीं से क्या होगा आपका, क्या ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा स्पर्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका, प्रोवाइड द सुटेबल टेम्परेचर फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। जब आपका स्पर्म फॉर्म होता है, टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म हुआ, अब टेस्टिस को आप सब लोग को पता है बेटा, टेस्टिस जो रहती है वो मेल के आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट रहता है। उसका रीजन बताना है कि वो आपके जब आउटसाइड में प्रेजेंट है, तो उसका टेम्परेचर को फॉर्म करने के लिए जो स्पर्म होता है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए ताकि वो प्रोड्यूस हो सके, फॉर्म हो सके। तो वो जो टेम्परेचर फॉर्म होता है वो कौन सा वाला पार्ट होता है जो कि उसको टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, बोलो। टेस्टिस से क्या, टेस्टिस किस चीज से कवर अप होती है, अरे टेस्टिस जो रहती है बेटा उसकी आउटरमोस्ट कवरिंग क्या है जिससे वो आपका प्रोटेक्ट भी रहता है, स्कॉट्रम। स्कॉट्रम, ठीक है, स्कॉट्रम क्या है, टेस्टिस के बेटा आउटसाइड प्रेजेंट रहता है ये। ठीक है, जो कि आपका टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, और साथ में जो टेस्टिस के अंदर आपका जो टेम्परेचर होता है ना, ताकि वो स्पर्म फॉर्म कर सके, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करता है। बेटा लेयर होती है, स्किनी लेयर होती है। ठीक है, ऑर्गन ही है वो भी एक। ठीक है, जो कि टेस्टिस को बाहर से कवर अप करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वो क्या हो जाएगा, स्कॉट्रम। थिन शीट हुई जो प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मतलब है तो बॉडी का पार्ट ना, तो ये तो नहीं बोलेंगे ना कोई हार्मोन है, कोई है तो ऑर्गन ही वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा आपका, व्हाट आर द सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, आपको सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताना है। मेल की बात हो रही है तो मेल के बारे में बताना है। बताइए कौन सा होता है सर्जिकल मेथड, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। वास डेफर को हम क्या कर देते हैं,
बेटा एक आपका सर्जिकल मेथड का मतलब होता है बेसिकली क्या मेथड है कि हम ये क्यों सर्जिकल मेथड क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका प्रिवेंट हो सके प्रेगनेंसी को, मतलब जो स्पर्म है वो आपके फ्यूजन ना कर सके ओवा के साथ, ये मतलब होता है। तो आपको अगर हम मेल को भी तो हम कर सकते हैं ना प्रिवेंट, जो कि जहां पर आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म तो आपका टेस्टिस में बन रहा है, वो जो ट्रेवल करके वो अदर पार्ट से जाएगा, तो वहां से जो वास डेफर होता है वो आपका लास्ट पार्ट होता है जहां से आपका स्पर्म ट्रांसफर कर सके यूरेथ्रा तक। तो जब हम वास डेफर को ही क्या कर देंगे, कट कर देंगे, वो एक आपकी ट्यूब होती है, उसे अगर हम कट कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे सर्जरी के थ्रू, मतलब वहां पर एक टाई बांध दे, एक ब्लॉकेज कर दे, ठीक है, ताकि वो आपका स्पर्म, जी बिल्कुल कराते हैं, जैसे फीमेल में होता है वैसे आपके मेल में भी होता है, ठीक है। तो वैसे आपको अगर हम मेल की बॉडी में वास डेफर को ब्लॉक कर रहे हैं, उसका सर्जरी कर रहे हैं, तो उस मेथड को हम बोलते हैं वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी। वास डेफर को ब्लॉक कर रहे हैं तो वास से क्या आ जाएगा, वेसेक्टोमी आ जाएगा। तो ये क्या है, आपका सर्जिकल मेथड है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सके, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पार्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पे, ये वन साइड इफेक्ट कॉज बाय दिस प्रोसीजर, जो आपका मैंने सर्जिकल मेथड बताया, इस सर्जिकल मेथड के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। देखो बेसिकली इसका कोई साइड इफेक्ट तो होगा नहीं, बट इसकी वजह से क्या होता है बेटा, अगर कोई भी मेल या फीमेल सर्जिकल मेथड कराता है तो ये आपका परमानेंट मेथड होता है। अगर एक बार ये सर्जरी हो गई ना, उसके बाद दोबारा से वो क्या नहीं कर सकते हैं, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, या फिर वो दोबारा से आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता है स्पर्म का या ओवा का, हो सकता है बट उसमें चांसेस नहीं है कि आप दोबारा से क्या कर सको, आपकी प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है। वो 100% बिल्कुल 1% चांसेस होता है, ठीक है, वो दोबारा से आपका ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, ठीक है, क्लियर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, वो कॉज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वही चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो, नेम द ग्लैंड्स व्हिच ऐड देयर सिक्रीशन ऑफ द स्पर्म। अब वही क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने अभी आपको बताया था, आपको ग्लैंड बताना है जहां पर आपका क्या सिक्रीट होता है, स्पर्म का सिक्रीशन होता है। अब स्पर्म का सिक्रीशन कहां पर होगा, बोलो, टेस्टिस। अब वो किसके, उस वो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सीमेन के थ्रू होता है, तो आपको सीमेन के बारे में बताना है कि जो आपका सीमेन है वो कहां पर फॉर्म होता है, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक बुक है आपके पास, समझाना है एक बार, खोलो बुक में, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खोलो, ठीक है। तो आपके बेटा 3 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके 3 कौन कौन से हो जाएगा, सेमिनिकल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड्स होते हैं। इसमें से जो आपका सेमिनिकल वेसाइकल रहता है, इसमें आपका 70 to 90% क्या होता है, सीमेन का प्रोडक्शन होता है। तो यही वाला आंसर आप मेन लिखोगे, इसमें ज्यादा होता है, और सम टाइम कभी कभी ये भी लिख सकते हो आप। तो मतलब इन दोनों के मिला के आपका 100% सीमेन का प्रोडक्शन होगा। और जो लास्ट वाला होता है आपका कॉपर्स ग्लैंड, वो क्या करता है आपका, वो सिर्फ आपके एल्कलाइन नेचर में हेल्प करता है, ताकि आपका सीमेन का पीएच लेवल मेंटेन हो सके, ठीक है। अभी बता रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ, स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी बुक लाया कोई, चलो एक सेकेंड, इसमें डायग्राम नहीं है, वो तो समझाना चाहती हूँ, एक सेकेंड, मैंने इसमें भी डायग्राम नहीं लगाया ना, चलो देख लो, यहाँ पर ही देख लो, अभी तुम लोग को समझाती हूँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर ये आपका पूरा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा ये आपका टेस्टिस है। अब देखो स्कोट्रम क्या है आपका, ये आपके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। अब इस टेस्टिस को जो बाहर कवरिंग कर रहा है, ये क्या है आपका स्कोट्रम है, जो कि टेस्टिस को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये पूरा का पूरा क्या जाएगा आपका, वास डेफर, ये जा रही है आपकी, देखो ये वास डेफर जा रही है यहाँ से होती है। तो इस वास डेफर को ना आप यहाँ से ब्लॉकेज करवा सकते हो, ताकि आपके देखो फाइनली कहाँ पर मिल रहा है, यूरेथ्रा में मिल रहा है ना, ताकि आपका यहाँ से यहाँ तक तो आपका सीमेन का प्रोडक्शन तो होगा, बट वो आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता है जब हम सर्जिकल मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। वैसे ही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से ब्लॉकेज कर देंगे दोनों साइड से, ठीक है। वहां पर क्या होता है, फीमेल में हम इसको ब्लॉक करते हैं सर्जिकल मेथड में, फैलोपियन ट्यूब को, तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और जो आपके मैं यहाँ पर ग्लैंड्स बता रही हूँ जहाँ पर आपका सीमेन का प्रोडक्शन होता है, तो ये आपके 3 ग्लैंड है। सबसे पहले आपका सेमिनिकल वेसाइकल ये रहा, देन इसी के नीचे ये छोटा सा पार्ट है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। आपके में भी 2 ही दे रखे हैं, तो मैं 2 ही बता रही हूँ। ये दोनों में क्या होता है आपका सीमेन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वास डेफर से आएगा स्पर्म, और यहाँ पर जाके पहले क्या होगा, स्टोर होगा वो सीमेन के साथ मिलकर, फिर आपके पेनिस के थ्रू बॉडी से रिलीज आउट होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, चलिए। तो ये था आपका पार्ट। तो आपके दोबारा से बता रही हूँ यश, देखो आपके जो सीमेन का प्रोडक्शन होता है वो आपके 2 ग्लैंड्स में होता है। एक होता है आपका कौन सा, सेमिनिकल वेसाइकल, और दूसरा होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड,
इन दोनों में आपका सबसे ज्यादा सीमेन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है तक? बस आपको ये बताना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द टेस्टिस? इज द टू फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन द ह्यूमन बीइंग्स। तो आपको बताना है व्हाट इज टेस्टिस। टेस्टिस क्या है आपका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्टिस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये क्या, सॉरी, टेस्टिस जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जहां पर आपका क्या फॉर्म होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपका कैसा है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल की बॉडी का। ठीक है, और ये आपका साथ में क्या करेगा? स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। स्पर्म का प्रोडक्शन करने के बाद इसी से जब आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होगा तो यह टेस्टिस के बाद ही क्या होगा? यहीं पे आपका हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, जो आपके कौन कौन से हार्मोन होते हैं मेल की बॉडी में? टेस्टोस्टेरोन, वो भी क्या करता है? ये सीक्रेट करने का काम करता है। तो ये इसकी क्या हो गया? आपके फंक्शन हो गए। और टेस्टिस क्या हो? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ अ कॉन्डम इज द बेनिफिशियल फॉर बोथ द सेक्सेस इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल एक्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय द गिविंग टू रीजन। आपको बताना है जो आपका बेटा बैरियर मेथड होता है, कॉन्डम जो होता है, इसके क्या बेनिफिशियल फैक्टर होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यश बेटा, फोन अंदर अंदर। ठीक है, इन दोनों का आपको बताना है कि आपके दोनों मेल या फीमेल में कैसे हेल्पफुल करता है, उसके रीजन भी बताना है। ठीक है, तो बताइए मुझे क्या करता है आपका ये? कोई भी जो आपका बैरियर होगा, यहाँ पर आपके हम कौन से बैरियर की बात कर रहे हैं? आपका बैरियर मेथड की बात कर रहे हैं जो कि कॉन्डम है आपका। तो ये क्या करता है आपके फीमेल की बॉडी में चाहे मेल की बॉडी में? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहा है सबसे पहला, और साथ में क्या कर रहा है? बोलो। स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन को रोक रहा है। और साथ में ये तो हो गया बेटा, तभी तो प्रेगनेंसी रुक रही है। और साथ में आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो रहती है, जैसे आपकी HIV हो गई, एड्स हो गई, ठीक है, या फिर आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जितनी भी होती है उसको, बेटा दोनों एक ही है। HIV वो जो एड्स होता है वो जिसकी वजह से फैलता है वो वायरस होता है HIV। ठीक है, मतलब जो एड्स है वो भी वायरस के थ्रू होता है, उस वायरस का नाम होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो ये होता है आपका। तो इनको भी प्रिवेंट करने के लिए अगर आप किसी भी बैरियर का यूज कर रहे हो, कि अगर आप किसी भी बैरियर का यूज करते हो तो वो बैरियर क्या करता है? आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को क्या करता है? प्रिवेंट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, हाउ डज एंड द ओरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड हेल्प इन अवॉइडिंग द प्रेगनेंसी एंड व्हाट इज द सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर बेटा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं अवॉइड द प्रेगनेंसी करने के लिए। बोलिए। बेसिकली कहने का मतलब है जो आपकी पिल्स होती है या आपकी जो दवाइयाँ होती है जो कि हम प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज करते हैं, वो बेसिकली होती क्या है, किस चीज से मिलके बनती है, और उसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है कि वो किस चीज से आपके प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रही है। बोलो। वो तो सभी का मेथड है ना, बट ये एप्लीकेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है। ऐसे तो बैरियर मेथड भी हमने बोला वो आपकी बैरियर मेथड है ताकि आपका ओवरी स्पर्म फ्यूज ना हो सके। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल जो होती है, जो दवाइयाँ खाते हो फीमेल जो खाती हैं, उससे प्रेगनेंसी रोकी जो जा रही है, वो क्या मेथड है, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस कर रहा है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुक रही है? बेटा हार्मोन्स को, हार्मोन्स का चेंजेस करेगी वो। ठीक है, जो आपकी बॉडी में, जो फीमेल की बॉडी में हार्मोन होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उसकी पिल्स दी जाती है ताकि वो क्या कर सके बेटा, उस प्रेगनेंसी को क्या कर सके, रोक सके, प्रिवेंट कर सके। तो हम हार्मोनल पिल्स का यूज करते हैं। ठीक है, हार्मोनल पिल्स का कैसे यूज करेंगे? जब आपके फीमेल अगर सपोज करो वो प्रेग्नेंट हो मतलब फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन को हम रोकने के लिए क्या करेंगे, उनको पिल्स दिया जाएगा। तो जो उनकी बॉडी में बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, उसकी हम डोज देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, पहले आपको हाई लेवल में आपका प्रोजेस्टेरोन जाएंगे, देन उसके बाद सडनली वो दवाई आपकी रुका दी जाती है, मतलब दी नहीं जाती है, तो वो क्या होगा, हार्मोन एकदम से उसका लेवल कम हो जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसको जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसको ब्रेक डाउन कर देता है और आपकी पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है ओरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका बेटा, व्हाट इज अ सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होता है, व्हाट इज अबॉर्शन? गर्भपात। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन देखो यहाँ पूछा है, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन क्यों कराया जाता है? व्हाट इज सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन? मतलब कि मतलब आपको अगर क्रोमोसोम का या सेक्स का पता चल रहा है कब, जब वो आपका एम्ब्रियन का स्टेज में ही है, मदर के पेट में ही है, यूट्रस में ही है, उसी टाइम पर उसको क्या मार दिया जाए, उसको मार दिया जाए। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी अबॉर्शन कहलाती है। वो अबॉर्शन कराता है, वो स्टार्टिंग के 3 मंथ तक होता करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये पॉसिबल है।
बेटा अबॉर्शन का मतलब होता है जब आपका फीमेल मदर की बॉडी में जब बच्चा है, ठीक है, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में, तो अगर किसी को उसका जेंडर पता चल जाता है, ठीक है, या फिर बाय चांस गलती से एक्सीडेंटली वो क्या हो जाए कि वो चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो चुका है, तो वो क्या हो जाता है, अपने आप ही जायगोट या एम्ब्रियो जो हो जाता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका अबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा, हाउ डज इट अफेक्ट अ हेल्दी सोसाइटी, स्टेट एनी वन कॉन्सिक्वेंस। बताइए, जो आपका ये सेक्स होता है, मतलब सेक्स रेशियो जो है आपका, तो इसको आप हेल्दी सोसाइटी में कैसे अफेक्ट करता है, ये आपको ये बताना। अगर कोई भी अबॉर्शन कराता जाएगा, ठीक है, बेसिकली अबॉर्शन यहाँ किसके लिए हो रही है कि अगर बेसिकली फीमेल का अबॉर्शन ज्यादा कराया जाता था, अगर जेंडर पता चल जाए तो ये आपका क्यों सोसाइटी में इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि आपका बेटा अगर फीमेल गर्ल चाइल्ड को अगर हम अबॉर्शन कराते हैं, उनकी डेथ करते हैं, तो आपका रेशियो, सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, वो इम्बैलेंस को रोकने के लिए ये आपके मेथड्स है। और आज के डेट में अभी तक इंडिया में या फिर अदर कंट्रीज में भी, इंडिया का मेन है, अबॉर्शन कोई भी नहीं करा सकता है, और कोई भी आपका किसी भी बच्चे का पहले जेंडर नहीं बता सकता, कोई भी डॉक्टर है कहीं पे भी। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम लोगों का, स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट आइदर, पहले ये क्वेश्चन है आपको ए एंड बी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, पुनीत वांटेड टू ग्रो अ बनाना प्लांट। एक पुनीत है, वो बनाना प्लांट को ग्रो करवाना चाहता है। बेस्ड ऑन देयर नॉलेज ऑफ योर प्लांट रिप्रोडक्शन शुड बी अडॉप्ट ऑफ द सीड्स और एनी अल्टरनेटिव मेथड फॉर प्रोडक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, वो क्या चाह रहा है बेटा कि वो आपके अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली सीड या फिर किसी और अदर मेथड के थ्रू क्या करवा रहा है, प्लांट को ग्रो करवा रहा है। तो आपका सीड के अलावा और कौन सा मेथड होता है, वेजिटेटिव मेथड। ठीक है, जब आपका प्लांट पहले से ग्रो है तो उसी को आप क्या करा रहे हो, कटिंग के थ्रू या किसी भी मेथड के थ्रू आप उसे दोबारा से ग्रो करवाओगे, तो वो कैसे कहलाएगा, आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड कहलाता है। और इसके फायदे क्या होते हैं, एडवांटेजेस बता दीजिए मुझे। रैपिड ग्रोथ होती है, ठीक है, और आप एक ही टाइम पे मल्टीपल प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हो। ठीक है, और एक और इसकी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड कैसा मेथड है आपका, एसेक्सुअल मेथड है। एसेक्सुअल मेथड की क्या क्वालिटी होती है, वो तो ठीक है, उसकी नो वेरिएशन, गुड। तो यहाँ पर आपके जैसे सपोज करो हमें जो एक बनाना प्लांट है या कोई भी प्लांट है, उसकी हमें वही वैरायटी चाहिए, वही आप चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आप बेटा वैरायटी लोगे ना, हाइब्रिड वैरायटी, वो अपनी वेरिएशन को, मतलब अपनी क्वालिटी को लूज कर देता है अगर हम उसी को बार बार ग्रो करते हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम क्या कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर सकते, जो आपको प्लांट चाहिए उसी को आप बार बार ग्रो करवा सकते हो, तो आइडेंटिटी वही सेम चलती रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है तुम लोगों का बेटा, ऑफस्प्रिंग ऑफ अ बनाना प्लांट यूजुअली शो अ वेरी लिटिल वेरिएशन। अगर आप सीड से ग्रो करवा रहे हो तो वो क्या करेगा, कुछ वेरिएशन को शो करता है। तो व्हाट कॉज अ वेरिएशन एंड आर द वेरिएशन गुड और बैड। तो वो वेरिएशन जो रहेगा वो अच्छा है तो भी बताना है और बुरा है तो वो भी बताना है, उसका रीजन बताना है आपको। ठीक है, अगर आपका वेरिएशन आ रहा है ऑफस्प्रिंग में तो उसके फायदे क्या है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन आएगा तो आपको नई नई वेरिएशन मिलेगी। ठीक है, आपको इवोल्यूशन होगा, कभी नई नई चीज मिलेंगी। और अगर वो बैड है तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो बैड होगा तो हमें आइडेंटिकल पेरेंट्स नहीं मिलेंगे, आपको कुछ चेंजेस मिलेगा, सेम स्पीशीज नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आपका, एनिया वाज कंडक्टिंग द फेयर, Ania was conducting the research on the number of the fruits producing by the watermelon, ठीक है, अंडर द डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, एक आपका स्टूडेंट है वो रिसर्च वर्क कर रहा है, ठीक है, उसको नंबर ऑफ फ्रूट्स का डेवलपमेंट करना है वाटरमेलन का। ठीक है, देन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, ठीक है, उसको कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट लगानी है ताकि वो प्लांट को ग्रो कर सके। ठीक है, शी ग्रो 25 वाटरमेलन्स प्लांट्स ईच ऑन द बोथ ग्लास हाउस। मतलब कहने का मतलब है, ग्लास हाउस क्या होता है, आपके पॉली हाउस की बात हो रही है यहाँ पर, तो पॉली हाउस में आपकी क्या करी, 23 वाटरमेलन्स को ग्रो करा गया। ठीक है, देन एंड द बी सी इंट्रोड्यूस द पॉलिनेशन इन द ग्रीन हाउस। तो मेरे को अच्छा पहले यहाँ पर बता दीजिए, वाटरमेलन होता है बेटा वो कैसा होता है आपका, मतलब वाटरमेलन जो रहेगा वो आपका बाइसेक्सुअल होता है या यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब होता है स्वर्णिमा, व्हाट इज यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब सिंगल होता है, सिंगल का मतलब वो सही जा रहे हो, मतलब जो आपका पूरा प्लांट होगा वो आपका एक मेल ही होगा या फिर कम्प्लीटली फीमेल होगा, मतलब जो आपके गैमेट्स होते हैं वो अलग अलग रहेंगे प्लांट में। ठीक है, क्या अगर बेटा फर्टिलाइजेशन होगा फ्रूट बनेगा तो वो फीमेल होगी, नहीं होगा तो मेल होगी। ठीक है, तो जो वाटर, हाँ, जो प्लांट पॉलिनेशन करेगा इसमें फ्रूट आएगा वो फीमेल होगा। ठीक है, तो आपके बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो अगर आपके
पॉली हाउस में तो आपका बेटा एक क्लोज कंटेनर रहता है, तो अगर वहां पर आप अगर एक प्लांट लगा रहे हो तो वो आप कैसे आप उसे मल्टीपल प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हो? वो सीड से ही करना है, नेचुरल प्रोसेस से। तो पॉलिनेशन करवानी पड़ेगी, और पॉलिनेशन कौन से टाइप की होगी बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन होगी, क्योंकि आपका यूनिसेक्सुअल कंडीशन में क्या पॉसिबल है? आपकी क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर जितनी ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होगी उतने ज्यादा आपकी क्या आएंगे? प्रोडक्शन होगा, सीड्स का फॉर्मेशन होगा, और आपकी बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगी। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपको बताना है इसमें, list the 3 changes that occur in the flower get fertilized। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। कभी भी आपका किसी भी प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब फ्लावर एंड फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं किसी भी प्लांट में? बोलो, बातें कर लो, बोलो फिर। सीड फॉर्म होएगा। वही तो बताना है बेटा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो आपकी रूट होती है, स्टेम होती है, या फिर पत्तियां होती है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? वो हार्ड हो जाती है। क्या? स्टेम कलर चेंज हो जाता है, और अरे नहीं, वो हार्ड हो जाती है, रूट हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है। देखो, सबसे पहला चेंज क्या होगा? आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो जो आपकी बीज होगा या सीड होगा वो क्या हो जाएगा? हार्ड होने लग जाएगा। उसकी एक कवरिंग हो जाती है जिससे आपको वो प्रोटेक्ट करता है, जैसे सीड कोट। ठीक है, वो फॉर्म होगा आपका। सेकेंडली, जितनी भी आपकी फ्रूट्स कहाँ पर फॉर्म होगा आपका? जहाँ पर फूल होगा, तो जब फूल की जब सारी पत्तियां, पेटल्स, एपल्स सारी झड़ जाती है, तब जाके उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो जितनी भी पेटल्स, एपल, ये जितना भी फ्लावर का पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? सारा का सारा फॉल ऑफ होने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आते हैं आपके जो ओवरी और ओव्यूल होता है वो आपका ग्रो अप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जानवी कहाँ गई भाई आज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर तुम दोनों की बात हो गई है, ये क्वेश्चन करके दिखाओगे, साथ साथ में कॉपी खोल लो आप सब लोग। किसी को नहीं आता? चलिए चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का, मेंडल क्रॉस प्योर टॉल पी प्लांट विद द प्योर शॉर्ट पी प्लांट। ठीक है, आपका पूरा एक पी प्लांट है जो टॉल है, और दूसरा है आपका जो शॉर्ट है। ठीक है, उन दोनों का आपको क्रॉस करवा के बताना है कि उसकी प्रोजेनी कितनी होगी, F1 जनरेशन में क्या क्या आता है, तो क्रॉस करके बताइए मुझे जल्दी। स्वर्णिमा करना बेटा। क्यों नहीं आता? देखो यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है आपके कौन कौन से प्लांट्स है ना? तो आपके 2 प्लांट्स के बारे में दे रखा है, एक होगा आपका टॉल और दूसरा हो जाएगा आपका शॉर्ट। ठीक है, तो ये आपकी क्या लिखी जा रही है? वैसे जो हम किसी भी जीन के बारे में लिखते हैं, तो ये क्या है? आपकी एलील है। पेरेंट्स कहाँ से आ जाएगा? ये पेरेंट्स और टॉल एंड ड्रॉप लिखेंगे तो वो होगा ना बेटा, ये आपकी एलील हो जाएगी। अब इस एलील के जब हम गैमेट्स बनाएंगे तो क्या गैमेट बनेगा? इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी। तो इन दोनों का जब फ्यूजन करवा दोगे तो ये क्या बन गया? आपका F1 जनरेशन बन गई। तो ये जो F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन में जो आपका रेशियो आ रहा है, ये कितने कैसे पेरेंट्स है आपके? सारे टॉल प्लांट्स है। और टॉल भी कौन से वाले? हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस? हेटेरोजाइगस, टॉल हेटेरोजाइगस रेशियो सारे वो आए आपको। तो फर्स्ट आंसर आपको बताना है, what did the plants have F1 generation look like? तो जितने भी आपके टॉल होंगे वो कैसे होंगे? आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे। ठीक है, चलिए देन इसके बाद अगर आपको लिखा हुआ है why could the gene for the shortness not be expressed in the F1 generation? आपको बता रखा है इस क्वेश्चन में, जो आपका ये F1 जनरेशन में बेटा शॉर्ट वाली जीन है, स्मॉल टी वाली, ये अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ये रिसेसिव है, और हर कंडीशन में आपका रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। हमेशा कौन सा करता है? और इसमें कौन सा लॉ काम कर रहा है? आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका, राइट द रेशियो ऑफ द प्लांट्स ऑब्टेन इन द F2 जनरेशन। अब इसके बाद आपको इसका क्या करना है? क्रॉसिंग करना है, F2 जनरेशन निकालनी है। तो F2 जनरेशन में बेटा हम बेसिकली करते क्या है? देखो, अब देखो स्वर्णिमा, ये आपकी F1 जनरेशन आ चुकी थी। अब इस F1 जनरेशन में इसके आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे F2 जनरेशन, तो इसी की सेल्फिंग हम इसी के साथ कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप इसकी सेल्फिंग इसके साथ करोगे तो आपका नेक्स्ट जनरेशन में हम क्या बनाएंगे? एक पुनेट स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे। वो तो डायहाइब्रिड में होगा ना? नहीं बेटा, सब में ही होगा ना। ठीक है, पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर मेरे को बताओ, ये हमने जो एलील दी है, ये कितने हो गए टोटल? 2 आपके मेल हो गए, 2 आपके फीमेल हो गए। तो टोटल बॉक्स यहाँ पर कितने बनेंगे पुनेट स्क्वायर में? 4 बनेंगे। हमेशा याद रखना है, जो ऊपर वाली साइड होती है वो किसकी होती है? मेल गैमेट की, और ये साइड होती है आपकी फीमेल गैमेट की, और दोनों में गैमेट सेम ही लिखे जाते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों को क्रॉसिंग ओवर कैसे करोगे? इसकी इसके साथ, देन इसकी इसके साथ, मतलब फीमेल का एक एक इंडिविजुअल एलील आपने मेल के साथ क्रॉस करवाना है। तो इसकी इसके साथ कराओगे तो कैपिटल टी
इसकी इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, देन इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी अपने आप को डोमिनेंट रखता है तो हमेशा वो आपके आगे आएगा, चाहे हम किस वजह के साथ ही क्रॉस क्यों ना करें, ठीक है। अब देखो ये आपके सारे गैमेट्स आए हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, टॉल है ये, और टॉल भी कौन सा आपका, होमोजाइगस। देन ये भी आपका टॉल है, बट कौन सी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस। ये आपका टॉल है, ये आपका हेट्रोजाइगस है, और ये क्या है आपका शॉर्ट है, जो कि आपका होमोजाइगस है। तो आपको यहाँ पर रेशियो बताना है, तो आपके दो तरीके के रेशियो बताए जाते हैं, एक होता है आपका फिनोटिपिक रेशियो और दूसरा होता है आपका जीनोटिपिक रेशियो। तो मुझे यश बताएगा बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक, कहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। मैम फिनोटाइपिक होता है जी, बोलो, जो आगे बोल लो। स्वर्णिमा बताइए आप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनोटिपिक। अलग होता है। स्वर्णिमा पता है बेटा आपको, जीनोटाइपिक होता है, अयान? सारे अलग अलग होते हैं। अयान बताइए बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक। जीनोटिपिक रेशियो में सेम होते हैं, एक डिफरेंट होता है। Same मतलब उसमें तीन के पेयर होते हैं, एक डिफरेंट होता है। हर बार जरूरी ऐसा सेम होगा, वो फिनोटिपिक में नहीं बेटा, ये गलत डिफरेंस बता रहे हो। अनमोल बेटा आप ही बच्चे हो, बता दीजिए। फिनोटाइपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। फिनोटिपिक का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, जो कि आप देखकर बाहर से बता सकते हो, जैसे आपका टॉल है या फिर शॉर्ट है, तो ये क्या कहलाएगा आपका फिजिकल अपीयरेंस। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, एक आपका फिनोटिपिक रेशियो बताना है। तो क्या होगा फिनोटिपिक रेशियो, यहाँ पर मतलब आपको टॉल के बारे में बताना है और आपके शॉर्ट के बारे में बताना है। तो यहाँ पर टोटल चाहे वो हेट्रोजाइगस हो चाहे होमोजाइगस हो, दोनों का रेशियो बताओगे। तो यहाँ पर टॉल कितने हैं, 3। स्वर्णिमा बेटा आप ध्यान मत देना तुम। देन उसके बाद आता है तुम्हारा जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब होगा आप जीन देख रहे हो, जीन के अपीयरेंस में जेनेटिक अपीयरेंस, जो कि आप विदा जीन के थ्रू आप अपने आप देखकर नहीं बता सकते हो। तो ये चाहे आपका हेट्रो चाहे आपका होमो, अलग अलग जीन लिखोगे तो कितने हैं आपके होमो फिनोटिपिक रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितने हैं यहाँ पर 1, देन आपका ये 2 है, देन ये 1 है। तो आपका जीनोटिपिक रेशियो क्या कहलाता है आपका 1:2:1। तो ये पूरा जो क्रॉस है आपका किसका क्रॉस है, ये मोनोहाइब्रिड रेशियो, ठीक है। अब बेटा स्वर्णिमा मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में हम एक एलील क्या डिफरेंस होता है और डाइहाइब्रिड में क्या डिफरेंस होता है, एलील कैरेक्टर, ठीक है। आपका जो अब मोनोहाइब्रिड होता है, मोनो में हम एक ही कैरेक्टर को शो करेंगे, जो आपका किसका होता है, जो आपके मेंडल्स के 7 ट्रेट्स थे उसमें से हम एक ही कैरेक्टर को क्रॉस करवाएंगे, और डाइहाइब्रिड में आपके 2 अलग अलग कैरेक्टर्स को हम क्रॉस कराते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम लोगों का सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बीइंग्स विद द हेल्प ऑफ अ नीट डायग्राम, ठीक है। तो आपको डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पर क्या एक्सप्रेस करना है कि आपको मेल एंड फीमेल का सेक्स डिटर्मिनेशन करना है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन सबको पता है, मेल एंड फीमेल में क्या होता है। चलिए तो एक बार मैं यहाँ पर समझा देती हूँ, देख लो स्वर्णिमा बेटा। जो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है या सेक्स डिटर्मिनेशन जो हम बोलते हैं ह्यूमंस का, तो पहले मुझे बताओ जो ह्यूमन होता है बेटा उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। मैम 42 पेयर्स, नहीं 23 पेयर्स। हाँ 23 पेयर्स, 23 पेयर्स होते हैं। तो 23 पेयर्स हो गए, तो सिंगल में अगर देखोगे तो कितने हो जाएंगे टोटल, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। अब इस 46 क्रोमोसोम में से बेटा जो आपका 23rd और लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है, जो आपके 22 क्रोमोसोम जो रहता है टोटल, वो चाहे आपका मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में सेम रहेंगे, ठीक है। सेम बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल। तो इस वाले क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, आपका ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ऑटोसोम। ऑटो मतलब होता है सेम, ठीक है। और जो आपका 23rd क्रोमोसोम होता है, लास्ट वाला क्रोमोसोम, ठीक है, वो क्या रहता है, हमेशा आपका डिफरेंट रहेगा मेल और फीमेल में, ठीक है। और इसी क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, आपका सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। ताकि बेटा आप मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर सको। क्यों, क्या का रीजन होता है,
ठीक है। और ये जो आपका क्रोमोसोम रहेगा बेटा 23rd क्रोमोसोम, इसको हम क्या बोलते हैं, एलियोसोम। एलियो का मतलब होता है आपका डिफरेंट, ठीक है। और चलो अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम होगा 23rd क्रोमोसोम में कौन कौन सा होता है, अगर मैं मेल की बात करूं, मेल में जो आपका लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है वो क्या रहेगा, हमेशा एक्स और वाई, ठीक है। और जो फीमेल होती है, फीमेल में जो आपका क्रोमोसोम रहता है वो क्या रहता है आपका एक्स एक्स। तो यहाँ पर मेरे को क्रोमोसोम देख के बता दो बेटा, जब फीमेल के दोनों एलील क्रोमोसोम सेम है तो जो आपका सेक्स डिटरमिनेशन को डिपेंड करता है या वेरिएशन लाता है वो कौन सा लाएगा, मेल या फीमेल, मेल लाएगा, क्योंकि मेल में दोनों क्रोमोसोम क्या है आपके अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। तो अगर जब आपका बेटा क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, तो इसमें से जो क्रोमोसोम आपका अगर वेरिएशन लाएगा वो कौन सा लाता है, हमेशा आपका फीमेल का लेके आता है, ठीक है। तो अब कैसे करा जाता है, देखो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन कह रही हूँ मैं, सेक्स डिटरमिनेशन, देखो यहाँ पे ये आपका मेल और फीमेल है, ठीक है। अब ये जो आपका है गैमेट बेटा, ये क्या है आपका स्पर्म, और ये क्या है आपकी ओवरी, ठीक है, ओवा आप ये एग बोल सकते हो। तो इन दोनों में से स्पर्म आपके दो अलग अलग होते हैं और इसमें से आपका एक क्रोमोसोम होता है। यहाँ पर आपका इंडिविजुअल करके दिखा रखा है, मैं यहाँ पर तुम्हें टोटल करके दिखा देती हूँ। देखो जो आपका मेल का क्रोमोसोम होता है वो क्या रहेगा बेटा, दो होते हैं क्रोमोसोम मेल के, एक होता है एक्स और दूसरा होता है आपका वाई। और जो फीमेल का क्रोमोसोम रहेगा वो आपका क्या रहेगा, हमेशा दोनों के दोनों सेम रहते हैं, एक्स एंड एक्स, ठीक है। अब देखो इन दोनों की क्रॉसिंग ओवर कैसे कराई जाती है। सबसे पहले आपका एक क्रोमोसोम इसके साथ हम क्रॉसिंग ओवर करेंगे, तो जब आप एक्स का क्रोमोसोम एक्स के फर्स्ट के साथ करोगे तो ये क्या बन गया आपका एक्स एक्स बन गया। तो एक्स एक्स जो होता है किसका क्रोमोसोम है आपका, फीमेल का, ठीक है। देन इसी का क्रॉसिंग ओवर आप इसके लास्ट वाले के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा, अगेन सेम क्रॉस होगा जो कि क्या होगी आपकी फीमेल रहेगी, ठीक है। देन ये क्रोमोसोम बचा, अब इसका इंडिविजुअली अलग अलग कराओ। तो इसका क्रॉसिंग ओवर आपने अगर इसके साथ करवाया तो क्या बन गया आपका एक्स वाई, और अगर इसका आप दोबारा इसके साथ कराओगे तो भी क्या बन जाएगा आपका एक्स वाई, जो कि क्या ट्विंस का, वो अभी मैं बताऊंगी, इसी चैप्टर में आएगा तुम्हारे। वो आपका अलग अलग होता है बेटा, दो तरीके के ट्विंस होते हैं, एक होता है मैटरनल और दूसरे होते हैं आपके पैटर्नल, ठीक है, आइडेंटिकल। तो वो अभी आगे बताऊंगी मैं, पहले कोई के कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके 50% चांसेस है फीमेल के और 50% चांसेस होते हैं आपके मेल के। तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि जब आपका चाइल्ड होता है कि कौन बेबी होगा या फिर बॉय होगा, ठीक है। बट जो जेंडर डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करता है, हमेशा मेल डिसाइड करता है, ठीक है। अगर आपका क्रोमोसोम चेंज होता है तो वो हमेशा किस पे डिसाइड करेगा, आपके मेल पे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है आपसे पूछने के लिए। चलिए देखो यहाँ लास्ट क्वेश्चन दे भी रखा है, व्हाई इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर, ठीक है। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्रोमोसोम के डिफरेंशिएशन के लिए। फीमेल पे दोनों सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेट, क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, बोलो। व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, The law of dominance is meant to operate on इसे पढ़ा के भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा बेटा, ऐसे समझा दो मुझे बिना उसके। किसमें, मोनोहाइब्रिड में नहीं, क्यों, डाइहाइब्रिड क्रॉस में फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करता, हाँ ये सही है आपका। और क्या होता है देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो बोलता है वो क्या कहता है, हमेशा आपका जो डोमिनेंट जो आपका फर्स्ट वाला कैरेक्टर रहेगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब जो आपका डोमिनेंट वर्ड होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा हर कंडीशन में। और जो डोमिनेंट होता है वो आपके रिसेसिव वाले को सप्रेस डाउन करता है, उसको कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही क्यों ना हो, ठीक है। और ये आपका हमेशा F1 जनरेशन में क्या आता है, आपका डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है अपने आप को, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है, क्लियर। चलिए देन व्हाई आर द ट्रेड एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड, तो आपको बताना है यहाँ पर बेटा, जो आपका ये ट्रेड होता है, जो कैरेक्टर होता है, ये आपका लाइफ टाइम तक क्यों आपका वो रहता है, सॉरी लाइफ टाइम में मतलब आप ही के साथ रहेगा, जब आपका इनहेरिटेड होता है आगे जनरेशन में पास आउट होगा तो तब नहीं रहता है कैरेक्टर, ऐसा आपको बताना है, मतलब डिफरेंस बताना है आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर, बोलो क्या होता है दोनों में डिफरेंस। ट्रांसफर नहीं होता होता है। देखो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो रहता है वो एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब होता है बेटा आफ्टर बर्थ के बाद जो हम अपनी लाइफ साइकिल में एक्वायर्ड कर रहे हैं अपने आप ही,
ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपका एक्वायर्ड ट्रेड या एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो वो आपके लाइफ साइकिल में रहेगा ना, आपकी जीन में तो प्रेजेंट नहीं है तो आगे आपकी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि जब बॉयज जिम में जाते हैं तो अपनी बॉडी बना रहे तो वो आपकी इसी लाइफ साइकिल में आगे जाके आगे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा वो कैरेक्टर, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया। देन आती है आपकी कौन सी कैरेक्टर, इनहेरिटेंट कैरेक्टर, जो कि आपकी बर्थ से पहले आपकी जीन में आई है, आपके पेरेंट्स के थ्रू आपके पास आई है और इन फ्यूचर में आगे ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहलाते हैं, आपका इनहेरिटेंट कैरेक्टर, जैसे आपका डीएनए और जीन ट्रांसफर होती है। ठीक है, क्लियर है तक? तो ये डिफरेंस डायरेक्टली आता है आपसे पूछने के लिए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का। अगेन ये क्रॉस है, बट ये क्रॉस आपका एक ह्यूमन का कैरेक्टर के बेसिस में है। देखो क्या लिखा हुआ है आपका, लोएस्ट पार्ट ऑफ द ईयर कॉल्ड एज द ईयर लूप्स। ठीक है, आपका जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम ईयर लूप बोलते हैं। देन ये बता रखा है आपको, किसी किसी का ये ईयर लूप बिल्कुल अटैच रहता है, ठीक है, आपके कान से, और किसी किसी का क्या रहता है आपका फ्रीली रहता है। तो ये आपको डिफरेंस बताना है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर करके बताना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, अ मैन विद अटैच्ड ईयर लूप, एक मैन है वो जो है आपका अटैच ईयर लूप है, उसने शादी करी है आपकी जो फ्री ईयर लूप है। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी दे रखा है आपको, दोनों का 50-50% था, बट जो आपका फ्रीली ईयर लूप है वो आपका डोमिनेंट है। ठीक है, फ्रीली वाले को डोमिनेंट बता रखा है यहाँ पर, और जो आपका ये अटैच वाला है वो कैसे आपका रिसेसिव है। तो आगे मेरे को क्रॉस करके बताना है बेटा, ये आपको रेशियो बताना है, जो आपकी आगे जनरेशन आएगी वो जनरेशन में आपका क्या कंडीशन होगी, कैसे पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स कह रही हूँ मैं, कैसे बच्चे होंगे, ईयर लूप फ्रीली होगा या फिर अटैच्ड होगा, फ्रीली होगा। ठीक है, फ्रीली क्यों होगा, क्योंकि आपका वो डोमिनेंट है, तो आपकी जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और जो F1 जनरेशन में आपका, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और है आपका, पूछ रखा है जो आपकी मदर है उसका फ्रीली ईयर लूप है, तो उसका जो जीन होगा वो होमोजाइगस होगा या फिर हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है, जब आपका हेट्रोजाइगस होगा तो वो आपका क्या करेगा, 50-50 चांसेस को जनरेट करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पूरा देखो लिखा हुआ है, वही बता रखा है। ठीक है, तो देखो ये आपका यहाँ पर ये चीज एक्सप्लेन करनी थी आपको। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको क्रॉस करके बताना होता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपका ये आपका 18, 20, 23 में दोनों में आ रखा है। इन सम फैमिली आइदर द रूरल एंड द अर्बन फीमेल्स आर टॉर्चर फॉर गिविंग द बर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड। ठीक है, आज या पहले के टाइम पर भी जो आपके बेटा वुमेन होती है उसको आपके चाइल्ड के बर्थ पे क्या करा जाता है, टॉर्चर करा जाता है। ठीक है, दे डू नॉट सीम टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड द बर्थ ऑफ अ बॉय और अ गर्ल। तो मतलब वही चीज बता रही है आपको कि वो लोगों पे नॉलेज नहीं थी या उन्हें नहीं पता है कि आपका जो जेंडर होता है वो कौन डिसाइड करता है। तुम लोग को पता है, तुम लोग आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि कौन जेंडर डिसाइड करता है, चाइल्ड का मेल डिसाइड करता है। बट पहले के टाइम पर चाहे लड़की अगर होती थी तो ब्लेम किस पे करा जाता था, फीमेल को, जो आपकी मदर है उसको ब्लेम करा जाता था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है, ये केस बेस्ड स्टडी अगेन क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्टेट द बेसिस ऑन विच द जेंडर ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन। तो किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, मेल के बेसिस पे। मेल आपका डिसाइड करता है, और मेल कैसे डिसाइड करेगा, क्योंकि उसके पास दो अलग अलग एलील होती है क्रोमोसोम की, एक एक्स होता है और एक का क्या होता है, वाई होता है। चलिए नेक्स्ट आता है, व्हाई इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड एज अ मिसमैच पेयर इन द मेल। क्यों मेल के पास अलग अलग क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे से मैच नहीं करते। मतलब जो आपका एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम है, ये दोनों मिसमैच क्यों होते हैं, क्योंकि जो आपके बेटा मेल की बॉडी में स्पर्म हो गया क्रोमोसोम होता है ना, दोनों के दोनों, इनका शेप अलग होता है और आपका स्ट्रक्चर अलग होता है, जो कि जिसकी वजह से क्या नहीं करते, एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। इसी रीजन की वजह से क्या होता है, आपका डिसाइड करता है कि जेंडर क्या होगा बच्चों का। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आता है आपका, हाउ इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द गैमेट्स रीस्टोर्ड इन द प्रोजेनी। तो आपको यहाँ पर देखो ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन में, हाउ इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेरेंट्स रीस्टोर्ड इन द प्रोजेनी। रीस्टोर जब करता है मतलब जब आपके गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन बता दीजिए बेटा, जब आपके मेल और फीमेल गैमेट होता है, मेल और फीमेल गैमेट का क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है, 23 रहेगा। ठीक है, और जब उन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, दोनों मेल और फीमेल गैमेट का, जो सबसे पहले जाइगोट बनता है उसका क्रोमोसोम कितना हो जाता है फिर, 46। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखो कैसे डिसाइड करा है आपका, यहाँ देखो यहीं पे मैं बता देती हूँ आपको, आपका मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है,
हर कोई भी बेटा चाहे मेल और फीमेल गैमेट हो ना, उनकी जो प्लॉइडी रहती है वो प्लॉइडी क्या रहती है आपकी, हैप्लॉइड रहती है, मतलब क्रोमोसोम हाफ रहते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्रोमोसोम रहेगा स्पर्म वो भी 23 रहेगा, और जो ओवर रहता है वो भी कितना रहता है आपका 23 रहता है। तो जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो जो आपका नया जाइगोट बना उसकी कंडीशन क्या हो गई आपकी, डिप्लॉइड बन गया। जो टोटल क्रोमोसोम होंगे वो ऐड हो जाएंगे, तो उनकी प्लॉइडी कितनी हो जाएगी आपकी, क्रोमोसोम 46 हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, given by explain by giving the two example of the organism in which the sex is not genetically determined। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये बोला है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसका जन्म देने के बाद ही, जन्म के टाइम पर ही सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब वो आप नहीं बता सकते हो कि वो मेल है या फिर फीमेल है, या फिर वो आपका चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर की वजह से। ऐसे कौन कौन से एनिमल होते हैं, कुछ पता है अनमोल? ऐसे कौन से एनिमल होते हैं जिसका सेक्स हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं जेनेटिकली? क्या? एक होता है तुम्हारा क्रोकोडाइल, एक होता है आपका स्नेल, ठीक है। क्रोकोडाइल और स्नेल जो रहता है बेटा, ये आप नहीं पहचान सकते हो कि ये मेल होगा फीमेल होगा, ये अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, ठीक है, या फिर अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलिए देखो क्या लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन, सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे आपके रेप्टाइल्स में जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट थोड़े बहुत, जैसे आपका टर्टल में भी, आपका क्रोकोडाइल में भी हो गया, समटाइम स्नेल में भी देखा जाता है। किसकी वजह से? आपका टेम्परेचर की वजह से ये अपने क्या सेक्स को चेंज कर सकते हैं। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ऊपर वाला तो आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपको, एक जेनेटिकली एक्सपेरिमेंट है, प्लांट विद द प्योर राउंड ग्रीन सीड्स, ठीक है, जो कि आपका क्या दे रखा है वहां पर एलील दे रखी है, उसको आपने क्रॉस करवाना है किसके साथ, आपका रिंकल्ड येलो सीड के साथ। तो ये कौन सा क्रॉस है आपका, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि आपका यहाँ पर दो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, एक आपका सीड का कलर है और दूसरी सीड की शेप है, ठीक है। तो दोनों को क्रॉस करोगे तो हमेशा डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या आता है, 3:3:1, और इसमें एलील हमेशा क्या बनती है, F1 जो आपकी F1 जनरेशन में आपका क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर बना था, ठीक है। अब जब इसी की हम क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, इसी के साथ सेल्फिंग कराई आपने, तो इन दोनों को सेल्फिंग कराने के साथ आपका जो नई सेकंड जनरेशन में एलील बनाएंगे हम, वो क्या क्या होती है। तो देखो हम क्या करते हैं हमेशा, देखो जो आपका कैपिटल आर होता है और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दो कंडीशन को हम ऐसे लिखते हैं, और इस वाले की इसके साथ इंडिविजुअली क्या करवाते हैं, पेयरिंग करवाते हैं। तो जो आपका रेशियो होता है वो क्या होता है, आपके 4 रेशियो होते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इनका डाई हाइब्रिड क्रॉस बनता है। आप मेरे को बताइए जो आपका डाई हाइब्रिड रेशियो होता है, इसमें टोटल कितने पुनेट स्क्वायर फॉर्म्ड होते हैं, किस हिसाब से बताया तुमने? 16 होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके 4 एलील्स है, तो 4 4 से कितने हो जाएंगे, 16 हो जाता है। तो 16 आपके क्या बन गए यहाँ पर, पूरे पुनेट स्क्वायर बन गए, रेशियो बन गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, the total of the 144 seeds were produced while producing in the sampling। आपका जब भी हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं, कोई भी सीड फॉर्म कर रहे हैं, तो 144 सीड्स आपको प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। तो शो द रेशियो इन विच देयर ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड इन देयर 144 सैम्पलिंग। तो आपको इन दोनों की सैम्पलिंग बनानी है टोटल कि कितनी फॉर्म होगी। तो देखो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, आपका कितना नंबर दे रखा है, 144 दे रखा है, ठीक है। अब 144 में से आपको टोटल पता है कि हमारे टोटल पुनेट स्क्वायर में कितने ट्रेड्स बनते हैं, 16। तो इसको आप 16 से डिवाइडेड कर दोगे, तो जो आपका आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद 9 आ रहा है, तो उस 9 को आपने जो डाई हाइब्रिड रेशियो का रेशियो होता है 9:3:1, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको इस पूरा रेशियो का ये पता चल जाएगा कि ये कितने आ रहे हैं आपके 144 सैम्पलिंग में, ठीक है। अब 144 सैम्पलिंग के अलावा कोई और भी नंबर होगा तो उसको आप 60 से डिवाइड करोगे और जो रेशियो आएगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये अगेन वही क्वेश्चन है आपका, एक्वायर्ड एंड आपका इनहेरिटेड ट्रेट को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन अगेन ये आपका क्रॉस दे रखा है, ठीक है। अ ब्लू कलर फ्लावर प्लांट्स डोनेटेड बाय कैपिटल B इज अ क्रॉस विद अ व्हाइट फ्लावर प्लांट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रेशियो दे रखा है आपका कैपिटल B एंड स्मॉल b। इन दोनों को जब आप क्रॉस करवाओगे तो F1 जनरेशन में क्या आएगा आपका, कैपिटल D स्मॉल b आ रहा है, ठीक है। जो कैपिटल B और स्मॉल b है इसका आपको कलर बताना है, क्या कलर रहेगा। तो डोमिनेंट कलर क्या है यहाँ पर, ब्लू कलर है, तो ब्लू आपका इसका डोमिनेंट रहेगा,
ठीक है। देन व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ द व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर की परसेंटेज कितनी रहेगी, तो आपकी 25% यहाँ पर क्या रहेगी, इसकी परसेंटेज रहेगी, ठीक है जी बिल्कुल। देन एक्सप्लेन द रेशियो इन द जीनोटाइप बाय बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, तो क्या रहेगी यहाँ पर, आपको कैपिटल बी की पूछिए तो इसका रेशियो 1 था, इसका रेशियो 2 था, ठीक है, और जो आपका स्मॉल बी होगा उसका क्या था, आपका 1 था। तो बस आपको 2 का पूछा है तो आपको 2 का ही बताना है, टोटल नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये वाला आपका। बायोटिक वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक नॉन। सभी और क्वेश्चन है। बायोटिक क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हो, बायोटिक में प्लांट्स आ सकते हैं, अभी और आएंगे बेटा इसके बाद क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चन करने हैं आज। सही है, बढ़िया। तो 13 क्वेश्चन ही तो है। हाँ जी बताइए, बायोटिक में 60 क्वेश्चन था। इसके बाद 10 और है। प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स। हाँ, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में, एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग, जैसे कि एग्जांपल, चेयर। हाँ बेटा बायोटिक एबायोटिक में डिफरेंस क्या होता है, बायोटिक जो रहता है वो आपके लिविंग कंपोनेंट्स की बात होती है, और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ये आपके नॉन लिविंग में कैसे वाले, एनवायरमेंटल कंडीशन वाले एग्जाम्पल की बात हो रही है। एनवायरमेंटल कंडीशन क्या रहते हैं आपके, एयर, वाटर, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब की बात होती है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके ये आ जाएगा। देन व्हाट इज द 10%, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये, चलो डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है और उसका फंक्शन आपको एक्सप्लेन करना है, बोलिए व्हाट इज इकोसिस्टम। अनमोल बताओ व्हाट इज इकोसिस्टम बेटा, और सराउंडिंग नेचर, क्या सराउंडिंग नेचर। इकोसिस्टम जो रहता है वो किस किस से मिलके बना हुआ है, क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, वाटर, सॉइल। बायोटिक कंपोनेंट्स बताओ, चलो एबायोटिक तो बता दिए, अब बायोटिक कंपोनेंट्स में जो आपके लिविंग कंपोनेंट आते हैं वो कितने फेज में आपने डिवाइडेड कर रखे हैं, कौन कौन से, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, ठीक है। और प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स जो है ये इसी से बेटा ये इकोसिस्टम फॉर्म करता है ना। प्रोड्यूसर्स हमेशा क्या रहते हैं, जो कि आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि आपको क्या देते हैं, खाना प्रोवाइड करवाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। देन कंज्यूमर्स क्या होंगे, जो कि आपका दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, हेटरोट्रॉफिज्म जो रहता है, हेटरोट्रॉफ जो रहते हैं वो सारे क्या रहेंगे, आपके कंज्यूमर्स रहेंगे। अब इस कंज्यूमर को भी आप अगेन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, ठीक है। देन आते हैं आपके डिकम्पोजर्स। व्हाट इज डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, जो कि आपकी किसी भी प्लांट की बॉडी को या किसी भी लिविंग बॉडी को, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स को क्या कर रहा है, क्लीन अप करने का काम कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, ठीक है, कंप्लीटली उसको क्लीन अप कर रहा है एनवायरमेंट से, उसको हम क्या बोलते हैं, आपके डिकम्पोजर्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट मुझे बताइए, व्हाट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। यस बेटा, व्हाट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एक्वेरियम हो गया, क्या ह्यूमन मेड, चलो ठीक है। एग्जाम्पल और कोई एक्वेरियम के अलावा, पार्क, गार्डन, बिल्डिंग्स। चलो, और जो आपका बेटा एग्रीकल्चर का फील्ड होता है वो भी क्या होता है, आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, जो कि ह्यूमन के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारा आपका क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। चलिए हो गया कंप्लीट क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाई इज द एनर्जी लॉस एट द ईच ट्रॉपिकल लेवल। हर ट्रॉपिकल लेवल में जब आगे बढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी कम क्यों होती जाती है, 10% लॉ होता है। व्हाट इज 10% लॉ, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। एनर्जी डिवाइड होती है। अच्छा बताओ, मुझे पूरा एक्सप्लेन करेगा कोई, व्हाट इज 10% लॉ, क्यों नहीं पता, बताइए फिर, ट्राई करिए। दूसरे को खाएगा तो 10% एनर्जी देगी। अच्छा, और जो सन से प्लांट्स कंज्यूम करेगा वो कितनी परसेंट करता है, 10% एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है। देखो बेटा 10% लॉ का मतलब होता है, ये तो आपने सही बोला कि आपकी जितनी भी हम ट्रॉपिकल लेवल में आगे बढ़ेंगे तो उसका 10% ही आगे ट्रांसफर होता रहता है। बट होता क्या है, जब आपकी सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है पूरे इकोसिस्टम की, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट,
ठीक है। देन उसके बाद सबसे पहला प्रोड्यूसर्स क्या, वो क्या आती है आपकी फूड चेन में टाइम, प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स ने खाना किसके बेसिस पे बनाएंगे आपके प्लांट, सन की एनर्जी के बेस से। तो सन से जितनी एनर्जी आपके प्लांट कंज्यूम करते हैं बेटा वो सिर्फ 1% होती है, ठीक है। मतलब सन से जो प्लांट एनर्जी ट्रांसफर करेगा वो सिर्फ 1% होगी। देन जब प्लांट ने जितनी एनर्जी ली है वो 1% और 99% क्या होगी, लॉस्ट हो गई। तो जब आगे आपके कंज्यूमर्स उसको प्लांट प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर करेंगे वो इसका 1% का कितना हो जाएगा, 10% होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बेटा वो एनर्जी क्या होती जाती है आपकी, कम होती जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका 10% लॉ बोलते हैं, ठीक है। देन व्हाई आर द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। आपकी जो पिरामिड होता है बेटा ट्रॉपिकल लेवल में, जो हम ट्रायंगुलर शेप में जो पिरामिड बनाते हैं वो हमेशा अपराइट कंडीशन में क्यों पाया जाता है, बोलो। जो बेटा हमारी ट्रॉपिकल लेवल होती है ना एनर्जी प्रोड्यूसर कंज्यूमर, तो हम ये पिरामिड में ड्रॉ नहीं करते हैं, है ना। तो ये जो पिरामिड होता है बेटा ये हमेशा, ये जो आपकी शेप होती है ना, ये शेप को हम बोलते हैं अपराइट डायरेक्शन शेप। तो ये हमेशा आपका पिरामिड हम अपराइट डायरेक्शन में क्यों शो करते हैं, ये आपको रीजन बताना क्यों करते हैं। अगेन बेटा वो 10% लॉ हो जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आपकी क्या होगी, आपका पिरामिड के साइज इंक्रीज डिक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी भी क्या होती है आपकी, कम होती जाती है, ठीक है। क्लियर, चलिए। व्हाट इज फूड चेन, व्हाट इज फूड चेन, Singular chain. सिंगुलर चेन। जैसे और व्हाट इज फूड वेब, Particular chain. कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन। फूड चेन का मतलब होता है बेटा आपके प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर एक क्या बना रहे हैं, एक आपके फूड पे डिपेंड होकर एक चेन बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। और फूड वेब का मतलब होता है जितनी भी आपकी फूड चेन होती है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होके आपका क्या बना रही है, एक नेटवर्क को क्रिएट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका फूड वेब बोलते हैं। और जो आपका पूरा इकोसिस्टम होता है वो किस पे डिपेंडेड है, फूड चेन पे या फूड वेब पे, फूड वेब पे डिपेंड है, ठीक है। चलिए, चलो हो गए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अब आजी करिए स्टार्ट। चलो चुप हो जाओ बेटा, आप 10 क्वेश्चन और है, ठीक है। और ये आपकी इकोसिस्टम के बेसिस में है। अब इसमें आप लोग अपनी लैंग्वेज में मुझे आंसर्स दोगे, ठीक है। क्लियर, इसमें आप अपनी मर्जी से आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का, एक आपको फूड चेन दे रखी है यहाँ पर, प्लांट्स, ग्रास, डियर एंड लायन। तो इन द गिवन फूड चेन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकंड ट्रॉपिकल लेवल। मतलब जो आपका सेकंड ट्रॉपिकल लेवल में है एनिमल, जैसे आपका डियर की बात हो रही है, तो अगर आप इस फूड चेन को इसमें से रिमूव कर दोगे तो प्लांट्स एंड आयंस, लायन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सर्वाइवल कर सकते हैं। रीजन नहीं करेंगे, क्या होगा बेटा, टाइगर भी मर जाएंगे, टाइगर भी मर जाएंगे, डियर्स अगर ठीक है। देखो बेटा अगर किसी भी फूड चेन में से अगर आप किसी भी ट्रॉपिकल लेवल को रिमूव कर दोगे जिसके वजह से सारी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपके लायंस नहीं बचेंगे पूरे उसमें, तो जो आपके सॉरी लायन कह रही हूँ मैं, अगर डियर नहीं बचेंगे तो जो आपके लायन है वो क्या खाता है, आपके एनिमल्स को खाता है, तो वो भी अपने भूख की वजह से क्या हो जाएंगे, मरने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी फूड चेन क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका रीजन है, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है बेटा आप अपनी लैंग्वेज में आंसर्स कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा, डीडीटी वाज स्प्रेड इन अ लेक टू रेगुलेट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। व्हाट इज डीडीटी, डीडीटी क्या होता है, एक पेस्टिसाइड होता है। अब पेस्टिसाइड जो है बेटा वो केमिकल से फॉर्म हो रहा है, केमिकल से मिलके बना है। अब ये केमिकल्स हम डीडीटी कहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं, ताकि आपके इंसेक्ट्स वगैरह किल हो सके, मॉस्किटो वगैरह किल हो सके। तो मॉस्किटो को मारने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डीडीटी का स्प्रे कर रहे हैं। अब ये जो जितना भी बेटा केमिकल है ये कहाँ जाएगा, आपके एक्वाटिक एनिमल्स में स्प्रे जा सकता है, वाटर में जा सकता है, और आपके प्लांट्स में भी स्प्रे हो सकता है। तो इसके वजह से आपका क्या होगा बेटा, क्या चेंजेस आएंगे अगर आपका केमिकल वाटर में जाके डिजोल्व हो जाएगा या फिर प्लांट्स में स्प्रे होके हम ह्यूमंस खा जाएंगे, कंज्यूम कर देंगे। तो क्या होगा उस डीडीटी की वजह से, उसका केमिकल क्या होगा बेटा, केमिकल का लेवल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका बेटा डीडीटी ना आगे जनरेशन में ट्रांसफर होता रहेगा, मतलब आगे ट्रॉपिकल लेवल में इंक्रीज ट्रांसफर होता रहेगा, उतना ज्यादा आपका क्या होता है, केमिकल पॉइजन इंक्रीज होता जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो डीडीटी आपका स्प्रे करा गया वो आपके वाटर में ट्रांसफर हुआ, वाटर में
कौन रहते हैं आपके एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स उनको क्या कर रही है आपके वाटर के थ्रू कंज्यूम कर रही है। तो जब वो कंज्यूम करेगी बेटा उनकी बॉडी में गया, उनकी बॉडी में वो लेवल आपका पॉइजन का इंक्रीज हुआ। देन फिशेस को कौन खाते हैं, ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं। ह्यूमंस ने जब कंज्यूम करा तो आपकी बॉडी में भी वो चले गया। देन आपकी बॉडी में वो लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो चुका। तो ये जो आपका लेवल इंक्रीज होता रहा है पॉइजन का, जिसकी वजह से क्या होगी आपकी ट्रॉपिकल लेवल हमेशा आपका थर्ड या फोर्थ लेवल से अबव नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। तो ये आपको डायरेक्टली लिखना होता है। ठीक है, क्लियर। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको ये बताना है व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, और उसका क्या रोल होता है, फूड चेन पे कैसे इम्पैक्ट करता है वो। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, क्या बेटा, तो प्लैंकटॉन्स होते हैं जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, या आपके स्मॉल स्मॉल फिशेस होती हैं, उसको हम बोलते हैं प्लैंकटॉन्स। एक्वेटिक एनिमल्स में आते हैं ये। प्लैंकटॉन्स हो गया आपका, जो प्लैंकटॉन्स हो गया, ये सारे आपके एक्वेटिक एनिमल्स की बात हो रही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं हम, हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, जैसे आपका जो भी वेस्ट डिस्पोजल होता है बेटा, उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, वेस्ट डिस्पोजल को रिसाइकिल हम कैसे कर सकते हैं, बताइए। पहले मुझे बताइए, वेस्ट डिस्पोजल जो रहता है वो आपका बायोडिग्रेडेबल है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक। प्लास्टिक, हाँ तो प्लास्टिक कैसा है, नॉन बायो है ना। हाँ जी, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो रहता है बेटा, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इन्वायरमेंट से, कैसे डिस्ट्रॉय करोगे, प्लास्टिक तो बेटा होता ही नहीं है। हाँ बेटा, जितने भी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना, देखो सुन लो यहाँ पर, पहले चुप, आप लोग को डिफरेंस पता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में, बोलिए, बताइए कौन बताएगा। वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अगर एनवायरनमेंट को खुला छोड़ दो तो। ठीक है, और देखो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कोई भी जो आपका कंपोनेंट है, कोई भी चीज है, वो आपकी क्या हो रही है, कंप्लीटली वन यूज करने के बाद वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो जा रही है। मतलब आपकी एक ऑर्गेनिक फॉर्म में आपके अर्थ में एटमॉस्फेयर में हार्मफुल कॉज नहीं करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। जैसे आपके पेपर वगैरह होते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, तो इसको जब आप यूज करोगे या फिर आप सॉइल में ब्रेक डाउन करोगे तो वो सॉइल में डिकम्पोज होकर खाद बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो कि आपका रिसाइकल नहीं हो सकता है, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको कम करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी। जैसे जितने भी आपके प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक आपके घर से लेके जाते हैं जो कबाड़ी वगैरह, तो वो उसे क्या करते हैं बेटा, रिसाइकिल कराते हैं, उसको हम दोबारा बार बार यूज करते हैं, रिसाइकलिंग होती है। तो आप क्या कर सकते हो, उसका रिसाइकलिंग कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, रिसाइकलिंग होगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा, आपने दोनों वेस्ट मटेरियल को क्या कर सकते हो, डंपिंग ओवर कर सकते हो। डंपिंग ओवर का मतलब क्या होता है, आपने किसी भी कूड़े को एक जगह पे इकट्ठा करते जा रहे हो, जैसे मोस्ट फेमस इंडिया में होता ही है। ठीक है, एक जगह पे खड़ा इकट्ठा करते जा रहे हो, वो उसका बंडल बन जाता है, पूरा पहाड़ बन जाता है। ठीक है, चलो, हाँ कूड़े का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। मार्क्ड डिक्लाइन इन द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर वाज नोटिस्ड इन द 1980। ठीक है, विच ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर चेंजेस, व्हाट इज द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन हेल्थ। बताइए, जो आपकी ओजोन लेयर है वो आपकी डिक्लाइन होती जा रही है। ठीक है, मतलब कम होती, वो ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होती जा रही है, तो उसका रीजन बताना है, वो क्यों हो रहा है, वो ह्यूमन हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, रीजन बताइए। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग होने का क्या कारण है, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन किस केसेस की वजह से हो रहा है, व्हीकल्स की यूज से, फैक्ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन। और इन सारे रीजन की वजह से कौन कौन सी गैस रिलीज होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैस। ठीक है, सल्फर की जितनी भी गैसेस होती हैं, तो ये जो गैसेस होती है बेटा, ये आपकी क्या कर रही है, ओजोन लेयर को ब्रेक डाउन कर रही है, डिप्लीट कर रही है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में क्या होता जा रहा है, ब्लैक होल होता जा रहा है, जो कि आपकी यूवी रेडिएशन को अर्थ में लेकर आ रही है, सरफेस एरिया में, एटमॉस्फेयर में आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका कैंसर हो रहा है, नई नई डिजीज हो रही है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट पड़ रहा है, एसिड रेन हो रही है। ठीक है, क्लियर है तक। चलिए, और ये जो सीएफसी होता है, अच्छा बताइए, जो सीएफसी होती है कौन सी चीजों से रिलीज होती है, रेफ्रिजरेटर से, एसी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। राइट द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ। तो वही रीजन बताना है आपको, जो आपके सोलर एनर्जी है, सोलर सन की एनर्जी जब प्लांट्स कंज्यूम करता है तो वो कितना परसेंट करता है, अभी बताया था मैंने,
1% करेगा, ठीक है। तो 1% आपके सोलर एनर्जी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं उसका, और एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द ऑटोट्रॉफ इन द नेक्स्ट जनरेशन, और प्लांट्स में से जो आगे जनरेशन में ट्रांसफर होगी कितनी होगी उसका 10% होगी, ठीक है। व्हाट आर द ट्रॉपिकल लेवल? ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है यश? पढ़ रहा है लड़का। Producers, the viewers, कंज्यूमर्स, जहां पर आपकी एनर्जी का ट्रांसफर होता जा रहा है, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर होता जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका ट्रॉपिकल लेवल बोलते हैं। और ट्रॉपिकल लेवल को हम किस में अरेंज करते हैं? आपके प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स में अरेंज करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का, इन द फॉलोइंग फूड चेन, आपको एक फूड चेन दे रखी है, इस फूड चेन में आपको अमाउंट दे रखी है, एनर्जी कितनी ट्रांसफर होती जा रही है। तो आपकी 2 जूल ऑफ एनर्जी क्या करी है एट द लेवल ऑफ द क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पीकॉक तक आपकी 2 जूल तक क्या जानी है, आपको एनर्जी को ट्रांसफर करता जाना है। देन हाउ मच एनर्जी वुड हैव बीन प्रेजेंट इन द ग्रास, तो आपको पीकॉक का दे रखा है कि पीकॉक के पास 2 जूल बची एनर्जी, तो इससे पहले का आपको रेशियो बताना है कि उन सब पे ग्रासेस से लेके आपके स्नेक तक कितनी एनर्जी जाती जा रही है। तो बताइए मुझे इसके पास कितनी एनर्जी होगी फिर? 20,000. हाँ वो तो देख के बताइए आप, हटा दो. हटा दो, चलो ठीक है। 20,000 जा रही है ग्रास पे, देन ग्रास ऊपर पे कितनी जाएगी? 2,000। किसके बेसिस पे बता रहे हो आप ये? 11 एनर्जी से डिवाइड कर दो. किससे डिवाइड करोगे? 10% से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो जो आपकी 2000 जूल ऑफ एनर्जी थी किस पे? ग्रासेस पे, उसका आप 10% निकालते जाओगे, देन आपके ग्रास ओवर में 200 गई है, देन 200 का भी आप 10% निकालोगे, ऐसे आपकी एनर्जी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, उसको आपने अरेंज करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द गार्बेज? व्हाट इज गार्बेज? कचरा। जितना भी बेटा आपका ह्यूमन एक्टिविटी का अकॉर्डिंगली जितना भी कचरा होता है, चाहे वो आपका बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल हो, चाहे वो आपका कैसा हो, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? आपके गार्बेज कहलाते हैं, ठीक है। एंड व्हाट डज वी एक्चुअली मीन व्हेन वी से दैट द एंजाइम्स आर स्पेसिफाइड इन देयर एक्शन, ठीक है। ये जो आपकी लाइन लिखी हुई है बेटा, इस लाइन का मतलब क्या है? एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस। बताइए एंजाइम्स को जो हेल्प करता है वो क्या होता है? व्हाट इज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन? कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। जो कि एंजाइम्स क्या होता है बेटा? एंजाइम्स एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि किसी भी केमिकल एक्टिविटी में क्या करता है? उसको हेल्प करता है फॉर्मेशन करने के लिए, उसकी स्पीड को ज्यादा बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए, ठीक है। तो उसमें जो चीज हेल्प करती है, एंजाइम के साथ जो चीज अटैच होती है, उसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं, जिसके बेसिस में एंजाइम क्या करता है? अपना एक्शन को शो करता है, ठीक है। चलिए, what we do not clean the ponds or lakes but in the aquarium need to be the cleaned up regularly, why? वाटर डिकम्पोजर्स होते हैं इसमें. हाँ, वहां पर क्लीनिंग अप करने की जरूरत नहीं होती है, बट जो आपका एक्वेरियम है वो आपका आर्टिफिशियल है, तो उसको क्लीनिंग अप करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम डे टू डे क्या करना पड़ेगा? वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। देन व्हाई इज द ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लीटेड, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, केस बेस्ड स्टडी है ये। गिवन बिलो इन द इमेज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपको आइडेंटिफाई करना है। देन ही ब्लोम इनटू द क्लीन सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड सीन व्हाट इज द टर्न क्लाउडी। तो ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब से ये क्या कर रहा है? अंदर के साइड में आपका एक सोल्यूशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। उस सोल्यूशन की वजह से उसको बताना है, जब आप सांस ये आपका जब रेस्पिरेशन करेगा तो आपको प्रूफ करना है कि हम ह्यूमंस क्या करते हैं? CO2 गैस को बाहर रिलीज करते हैं। तो ये आपको बताना है कि ये सच में क्या रेस्पिरेशन में होता है या नहीं होता है, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली सब्सटेंस प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट होगा जो कि आपके रेस्पिरेशन लाइफ साइकिल के लिए पता कर सकता है? मतलब जो क्लाउडी सब्सटेंस लेके आएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो कौन सा वाला केमिकल होता है? आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है केमिकल रिएक्शन में, कौन सी? क्विकलाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, स्लेक, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? उसको रेस्पिरेशन का प्रूफ करेगा। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका ये करने का एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, ताकि हम CO2 को पता कर सके कि CO2 आपकी रिलीज हो रही है, रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑलराइट, तो ये शायद तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है ना बुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीजिंग द एनर्जी, ठीक है। रेस्पिरेशन एरोबिक एनारोबिक होता है, स्वर्णिमा क्या डिफरेंस होता है दोनों में?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? कितना टाइम हो रहा है? 5. बताओ Oxygen. क्या? स्वर्णिमा बताइए बेटा, कल ही पढ़ा था ये. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन नहीं होता. चलो ठीक है. देखो एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस क्या होता है? एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेम द स्ट्रक्चर प्रेजेंट दोज विच गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द प्लांट्स एंड द ह्यूमंस. प्लांट्स और ह्यूमंस में दोनों में बताना है कि आपका गैसेस का एक्सचेंज कौन से वाले पार्ट में होता है. प्लांट्स में स्ट्रोमेटा होगा, ह्यूमंस में Nostrils. बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात हो रही है. लंग्स में, लंग्स के अंदर क्या होता है आपका? एल्वियोली में. ठीक है. चलो नेक्स्ट आता है आपका नेम द स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इन द ह्यूमन टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है. डायफ्राम. चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच द गैस एक्सचेंज अकर्स इन द प्लांट? Diffusion. डिफ्यूजन. क्या होता है डिफ्यूजन यश? होता है मैम. हाँ वो तो मुझे भी पता है होता है, बट होता क्या है डिफ्यूजन? होता है मैम. तो बताओ फिर. नहीं होता है. अयान क्या होता है बेटा डिफ्यूजन? प्लान होता है सभी में होता है, सब में हो सकता है. डिफ्यूजन क्या होता है बेसिकली? सोच के देख लो, तुम ही पे आ रहा है फिर नंबर. छोटे मोटे नहीं पता? बताओ, तुम ही बताओ स्वर्णिमा. व्हाट इज डिफ्यूजन बेटा? 9th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो तुम ये चैप्टर केमिस्ट्री में. हाँ केमिस्ट्री में था डिफ्यूजन फर्स्ट चैप्टर में. जल्दी बताओ. बताइए अनमोल क्या होता है बेटा डिफ्यूजन? Diffusion का process. High water concentration. कोई भी कंडीशन जहां पर आपकी हाई अमाउंट में है वो आपके लोअर रीजन में मूव करती जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका डिफ्यूजन बोलते हैं. और osmosis. वो ऑस्मोसिस में एक लेयर आ जाती है जो कि फिल्टर करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है. चलिए, व्हाई इज द प्रोसेस नेम्ड इन सी नॉट सफिशिएंट टू कैरी द ऑक्सीजन थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी? बताइए. जो आपका यहाँ पर कुछ दे रखा है क्या? जो आपका सी वाला आंसर था, आपने सी में क्या आंसर दिया है? डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन को आपको एक्सप्रेस करना है कि ये अगर आपकी बॉडी में नहीं होगा प्रेजेंट तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में कैसे ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन? अगर सफिशिएंट अमाउंट में आपका डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं हो रहा है तो आपकी बॉडी में प्रोसेस कैसे वर्क करेगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? रेस्पिरेशन कैसे होगा? एंड देन आपको बताना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन को कैरी करने वाला पार्ट कौन सा है आपकी ह्यूमन बॉडी में? क्या? ब्लड के थ्रू. ठीक है. और ब्लड के थ्रू आपका क्या होता है? डिफ्यूजन जो रहता है बेटा वो आपका स्मॉल प्रोसेस रहता है. तो इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था ह्यूमन की बॉडी में एक आपका पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जो कि उसको ट्रांसफर करवाने में हेल्प करता है. ठीक है. ऑस्मोसिस कैसा है आपका? एक सिंपल स्मॉल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है. ठीक है. तो वो आपका बेसिकली नहीं होता है. चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम कैन, ये आने का टाइम डंडा ला रही हूँ मैं अभी, रुको. रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम कैन एब्जॉर्ब हीट और रिलीज हीट. स्टेट whether the heat energy is absorbed during the digestion. Write the scientific term to donate the same. जब कभी भी हीट को अगर हम एब्जॉर्ब करते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. तो जब कभी भी आपका डाइजेशन हो रहा है तो हम जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा. Bindu want to produce a hybrid variety of the tomato. She has tomato plant X and Y belonging to the same different varieties. One with the smooth, other long fruits, and the other one with the wrinkle and the round fruits. ठीक है. तो ये अगेन आपका जेनेटिक का क्वेश्चन है. ठीक है. आपकी हाइब्रिड वैरायटी ग्रो करी जा रही है टोमेटो की, जिसमें आपकी दो अलग अलग प्लांट को ग्रो कर रहे हैं. एक है आपका कैसा, जिसमें आपकी स्मूथ वेराइटीज है, लॉन्ग फ्रूट्स मिल रहे हैं, और दूसरा है आपका रिंकल एंड द राउंड फ्रूट्स मिल रहे हैं. ठीक है. देन फर्स्ट आंसर बताना है आपको. शी रिमूव्ड अ पार्ट ऑफ द फ्लावर्स ऑफ द टोमेटो प्लांट एक्स जस्ट बिफोर द फ्लावर ग्रोज. तो ये आपका पॉलिनेशन का टॉपिक है बेटा. ठीक है. पॉलिनेशन में अगर हमें हाइब्रिड वैरायटी ग्रो करनी पड़ती है. अच्छा मेरे को पहले बताइए व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? आती बातें स्टार्ट. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? बोलो.
हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बोलो हाइब्रिडाइजेशन का। अच्छा, हाइब्रिड वैरायटी क्या होती है? हाइब्रिड वैरायटी टॉप लेवल इवेंट तो कैसे फॉर्म होती होगी वो? देखो, हाइब्रिडाइजेशन या फिर हाइब्रिड वर्ड का मतलब होता है बेटा, जैसे सपोज करो आपकी एक प्लांट की वैरायटी है, एक प्लांट है आपका, ठीक है, उस प्लांट की क्वालिटी है कि उसमें आपके अच्छे फ्रूट्स तो आते हैं बट उसमें विटामिन मिनरल्स नहीं है, और एक दूसरी वैरायटी है सेम ही, ठीक है, उसमें आपका क्या है, आपके न्यूट्रिशन ज्यादा है बट उसमें क्या नहीं आता, आपके लार्ज फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। तो दोनों की इंडिविजुअल अलग अलग क्वालिटी है और एक आपकी क्या है, बुराई है। तो इन दोनों में आपने क्या करा है, दोनों की जो अच्छी क्वालिटी होगी उन दोनों को आपने क्या करा, जीन को लिया और उस दोनों जीन को क्रॉस करवा के आपने एक ही इंडिविजुअल प्लांट में क्या करा दिया, दोनों को क्रॉसिंग ओवर करा दिया, एक नई वैरायटी का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, ये ना आपके आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू होता है, ठीक है, इसमें आपका ह्यूमन इंटरफेरेंस करा जाता है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस होगा बेटा, कैसे होगा, जब आप क्या करवाओगे, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करोगे, ठीक है। अगर आपने सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया तो वही सेम प्लांट ग्रो होता रहेगा। यहाँ पर क्या करवाएंगे हम, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, और क्रॉस पॉलिनेशन में भी वो वाला पॉलिनेशन कराएंगे, वो पॉलन डस्ट करेंगे हम जो कि ह्यूमंस को वैरायटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, आपके पॉलन ग्रेन को क्या करवा रहे हैं, प्रिवेंट करवा रहे हैं, ताकि वो स्टिग्मा पर लैंड ना हो सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट, क्या बेटा, क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन होता है बेटा, फ्यूजन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब होता है जो आपके प्लांट्स होते हैं ना, एंजियोस्पर्म जो मतलब फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनकी बॉडी में जो फ्यूजन होता है उसका नाम होता है आपका ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब होगा जो आपके मेल गैमेट होते हैं, मेल जो पार्ट होता है फ्लावर में, उसमें 2 मेल गैमेट होते हैं, और जो फीमेल होता है वो एक ही गैमेट को फॉर्म करता है। तो जो 2 मेल गैमेट होंगे बेटा, वो 2 एग के साथ फ्यूज होना चाहिए ना प्लांट में, तो वो जो 2 एग बार बार फ्यूज होता है वो 2 बार होते हैं, ठीक है। अब वो 2 बनाने के बाद आपकी क्या प्लॉइडी बनाते हैं, 3n को फॉर्म करते हैं। बेसिकली प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेंगे, 3n को फॉर्म करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ये 12th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, इतना डिटेल है। जब मैंने टेस्ट नहीं दिया था स्कूल में, तब जब मैं आपको बोलती थी। अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें समझा दूंगी वो टॉपिक। वो मैंने पूरी तरह से याद नहीं बोला कि मैम क्वेश्चन पूछना है बट आया नहीं आज तक, है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, एक्सप्लेन व्हाई दिस वेरिएशन इज रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड इन द वाटर हाइसेंथ। वाटर हाइसेंथ में जो आपका बेटा वेरिएशन आ रहा है रिप्रोडक्शन के थ्रू, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों चेंजेस आना इंपॉर्टेंट है, बताइए। ताकि क्या आ सके बेटा, इवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज के लिए, कुछ चेंजेस आने के लिए, ठीक है। और उसकी कोई भी जो हैबिटेट होगा वो क्या कर सके, अगर वो वाटर की वैरायटी है, इन फ्यूचर में क्या पता वो वाटर में ग्रो ना करे, लैंड में ग्रो करने जाए, तो इवोल्यूशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसकी वेरिएशन का इंपॉर्टेंट है। वाटर हाइसेंथ होता है बेटा एक प्लांट की, एक्वेटिक प्लांट होता है, ठीक है, जो कि फैलता जाता है। और ये जो वाटर हाइसेंथ है ना, ये हमने दूसरी कंट्री से कोई सीड मंगाए थे, दूसरी कंट्री से आ रखा है ये, तो कि हमारे इंडिया में फैल चुका है, अब ये खत्म ही होने का नाम नहीं लेगा। मतलब एक ऐसी घास होती है जो कि किसी का कोई काम नहीं है बट वो फैलती जा रही है एक्वेटिक प्लांट्स में वीड के थ्रू, ठीक है। एक्सप्लेन वो विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज लाइकली टू अकर इन द फॉलोइंग कंडीशन जस्टिफाई। अब मुझे बताना है बेटा, अगर हमें वेरिएशन लाना है तो इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अगर आपके वाटर की कमी होगी या फिर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होगी, तो बताइए। दोनों कंडीशन में आपको बताना है वाटर हाइसेंथ को रिप्रोडक्शन कैसे पॉसिबल, बोलो। अगर देखो वाटर का वो करना है, मतलब आपको वाटर हाइसेंथ का रिप्रोडक्शन कराना है, तो इसकी आपका कटिंग या कैसे भी थ्रू ग्रो हो सकता है, तो ये आपका कैसा हो गया, नेचुरल मेथड हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो जाएगा। बट अगर स्कैर्सिटी है, किसकी, वाटर की कमी है, तो वाटर की कमी के थ्रू आप इसमें क्या करवा सकते हो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा सकते हो, ठीक है। पॉलन को डस्ट करके, इसके पास जो पॉलन होगा उसको डस्ट करके आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं आज आपके, ठीक है। तो आज हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, देन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम कल की क्लासेस में करेंगे। कल आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देन फिर हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप सब लोग को हेल्प लग रही होगी, हेल्पफुल सेशन हो रहा होगा। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच।